एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है बिहार लेखपाल भर्ती 2024 का एग्जाम डेट आ चुका है। तो उसके रिगार्डिंग आपको दो सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, अकाउंटेंसी, और अकाउंटेंसी के अंतर्गत ही आपको टैक्सेशन पढ़ना होगा और इसके अलावा ऑडिटिंग भी पढ़ना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं अंतिम 12 दिन आप सबका बचा हुआ है। 3 जुलाई से आप सबका एग्जाम शुरू हो रहा है। तो 12 दिन में हम सब लगभग 50 क्वेश्चन के हिसाब से 600 प्लस क्वेश्चन कर लेंगे। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। इसमें अकाउंटेंसी और ऑडिटिंग के ऊपर आपको 40 MCQ अभी देखने को मिलेंगे। अगले वीडियो में मैं इसको 60 कर दूंगा, ठीक है। तो 50-50 के रेशियो में चलेंगे और इससे अधिक भी हम सब करेंगे। तो ये बिहार लेखपाल भर्ती 2024 इधर ही फॉर्म भराया था 15 दिन पहले और बहुत ही जल्दी में एग्जाम डेट आ गया। आप सब अगर नहीं देखे हैं तो सिटी चेक कर लें, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूं, वहां से जाकर आप सिटी चेक कर सकते हैं। या इसके पहले वाला वीडियो भी आप देख सकते हैं, वहां पे मैं अच्छे ढंग से आपको समझाया हूं। सिटी और एग्जाम डेट आ चुका है तो आप जाकर चेक कर लें। उस हिसाब से आप सब अभी 12 दिन बचा है। तो 12 दिन में हम सब लगभग 600 से 700 अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग और टैक्सेशन के ऊपर प्रश्न करेंगे। इसके अलावा मैं आपको बताया कि बिहार पंचायत का जो एक सेक्शन है, सिलेबस में पिछले वीडियो में चर्चा कर दिया हूं, तो आप सब जाकर के देख लें। चलिए, अकाउंट्स में अच्छा परफॉर्मेंस करना है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। वहां पे मैं ये वाला PDF शेयर कर दूंगा, आप वहां पे हार्ड कॉपी निकाल करके याद कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पुस्तपालन, पुस्तपालन मतलब होता है अकाउंटेंसी संबंधी प्रथम पुस्तक कब प्रकाशित हुई थी? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 1586, दूसरा है 1484, तीसरा है 1494 और चौथा है 1530। तो अटेम्प्ट नहीं करना है, मैं बताते जाता हूं, ठीक है, क्योंकि 12 दिन में आई होप कि आप सब बहुत दिन से कॉमर्स नहीं पढ़े होंगे, तो मैं जल्दी जल्दी आंसर बता दूंगा। ये टेस्ट वेस्ट नहीं है, ठीक है, आप सबको बस याद कर लेना है। तो पहला का सही आंसर हो गया तीसरा नंबर 1494। दूसरा है कार्यालय भवन का भाड़ा 25,000 दिया है, यह क्या होगा? यह घटना होगा या लेन देन यानी ट्रांजेक्शन होगा या दोनों होगा या कोई नहीं? तो कॉमर्स के टर्म में हमेशा ट्रांजेक्शन होता है यानी लेन देन होता है, ठीक है। तो दूसरा का सही आंसर हो गया दूसरा नंबर लेन देन। क्वेश्चन नंबर 3, स्वामित्व कोष के अलावा संस्था के दायित्वों को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर संपत्ति, दूसरा है दायित्व, तीसरा है पूंजी और चौथा है इनमें से कोई नहीं। यानी स्वामित्व फंड जो बनेगा, मतलब जो भी मालिक है उसका जो फंड बनेगा, इसके अलावा संस्था का जो भी दायित्व होगा वो क्या कहलाएगा? तो दायित्व दायित्व ही कहलाएगा, यानी लायबिलिटीज जो है लायबिलिटीज ही कहलाएगा। तो तीसरा का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर दायित्व। चौथा है लागत मूल्य पर स्थायी संपत्ति का अभिलेखन पालन करने का विश्वास दिलाता है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट में रूढ़िवादिता, दूसरा है लागत अवधारणा, तीसरा है चालू व्यापार अवधारणा और चौथा है उपार्जन अवधारणा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा का दूसरा नंबर लागत अवधारणा, ठीक है। तो स्थायी संपत्ति का अभिलेखन, अभिलेखन मतलब क्या हुआ? अकाउंटिंग करना, ये क्या कहलाता है? तो लागत अवधारणा कहलाता है, कॉस्ट अकाउंटिंग कहलाता है, ठीक है। तो चौथा का सही आंसर हो गया दूसरा नंबर। क्वेश्चन नंबर 5, व्यय जिसका लाभ व्यापार के वर्तमान वर्ष में प्राप्त होने के साथ साथ भविष्य में भी प्राप्त होता हो क्या कहलाता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर चालू व्यय, दूसरा है पूंजीगत व्यय, तीसरा है पूर्ण व्यय या चौथा है सतत व्यय। तो 5 का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर पूंजीगत व्यय, ठीक है, क्योंकि ये मेनली जो एक्सपेंसेस हुआ ये कैपिटल पे एक्सपेंसेस हुआ और कैपिटल पे जब भी एक्सपेंसेस होता है ये सालों दर साल होते रहता है, इसलिए इसको कैपिटल एक्सपेंसेस कहा गया, पूंजीगत व्यय। 6 है पुस्तपालन यानी अकाउंटिंग की दोहरी लेखा प्रणाली के आविष्कारक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर पिकिल्स, दूसरा है लुकास पेसियोली, तीसरा है बॉटली बॉय और चौथा है कार्टर। अगर आप 11th शुरू किए होंगे जब पढ़ना कॉमर्स, तब पहला जो अकाउंटिंग का बुक है उसमें लुकास पेसियोली के बारे में बहुत वर्णन है। तो 6 का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर लुकास पेसियोली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से कौन सा स्थायी संपत्ति नहीं है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर भूमि, दूसरा है ख्याति, ख्याति को इंग्लिश में गुडविल बोलते हैं, ठीक है। जिस दुकानदार का गुडविल सबसे अच्छा होगा वहां कस्टमर बहुत अधिक होगा, ठीक है। तो इसलिए गुडविल हर एक शॉपकीपर को बनाने की आवश्यकता होती है। जिसका व्यापार ज्यादा चलेगा उसका गुडविल बढ़िया होगा, उसके पास कस्टमर ज्यादा से ज्यादा आएगा। तो ये भी एक प्रकार का संपत्ति है, क्योंकि कस्टमर आएगा तो बदले में उसको ज्यादा से ज्यादा मुनाफा होगा। तीसरा है संयंत्र यानी मशीनरी, मशीन्स वगैरह। चौथा है बैंक में रोकड़। तो ये स्थायी संपत्ति कौन सा नहीं है? आप अगर अंदाजा लगाएंगे तो 7 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आप बैंक में कैश रखेंगे, ये स्थायी संपत्ति नहीं है, ये क्या है? चालू संपत्ति है, ठीक है, आता है जाता है, समझ में आ गया। 8 नंबर, निम्नलिखित में कौन स्थायी संपत्ति में सम्मिलित होता है? देखिएगा यहाँ पे क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि फिक्स्ड एसेट्स में कौन इंक्लूड होगा, कौन शामिल होगा? तो आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर अंतिम रहतिया, दूसरा है अग्रिम भुगतान एडवांस भुगतान, तीसरा है देनदार और चौथा है फर्नीचर। इंटरेस्टिंग चीज है, स्थायी संपत्ति इसमें कौन होगा? तो ना तो अंतिम रहतिया होगा यानी जो अंतिम बकाया है, साल के अंत में जो बकाया है वो नहीं,
अग्रिम भुगतान एडवांस ले लीजिएगा, वो तो आपका लायबिलिटीज ही हो गया। देनदार तो खुद आपका कर्जदार है, ठीक है। तो चौथा ऑप्शन बचा आपका फर्नीचर। फर्नीचर क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाता है स्थायी संपत्ति। 12 दिन में 700 प्लस आपको अकाउंटेंसी के क्वेश्चन करने हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर कर लें, ठीक है। चलिए 9 नंबर, इनमें से कौन काल्पनिक संपत्ति है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर भूमि यानी लैंड, दूसरा हो गया भवन यानी बिल्डिंग्स, तीसरा हो गया ख्याति यानी गुडविल, और चौथा हो गया प्रारंभिक व्यय यानी जो शुरुआत में एक्सपेंसेस होता है। तो 9 का क्या हो जाएगा सही आंसर? तो 9 का सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर ख्याति। ख्याति काल्पनिक संपत्ति यानी झूठा संपत्ति है, लेकिन ख्याति का मतलब हो गया गुडविल। मैं भी आपको समझाया कि गुडविल उसी को बोलते हैं जिस दुकानदार का गुडविल बहुत अच्छा होगा वहां पे कस्टमर बहुत अधिक आएंगे। जिस दुकानदार का ख्याति जो है गुडविल वो खराब होगा वहां पे कस्टमर कम होगा। तो इसका ये गुडविल दिखता तो नहीं है इसलिए ये काल्पनिक संपत्ति है, लेकिन इससे बहुत ज्यादा बेनिफिट शॉपकीपर को होता है। चलिए 10 देखिए, भारतीय वस्तु विक्रय अधिनियम 1930 की धारा 2(8) के अनुसार एक व्यक्ति उस समय दिवालिया, दिवालिया मतलब होता है इंसॉल्वेंट, ठीक है, उसका सब कुछ खो चुका है, घोषित कर दिया जाता है जब पहला नंबर वह व्यवसाय की समान प्राप्ति से, यानी जितना भी वो व्यवसाय करने के लिए रिसिप्ट हासिल किया है, ऋण हासिल किया है, वो अब ऋण चुकाने में असमर्थ हो। दूसरा, व्यक्ति की संपत्ति दायित्व से बहुत अधिक होती हो। तीसरा, वह व्यवसाय को समान रूप से चला पाने में असमर्थ हो। और चौथा, उसे पिछले वित्तीय वर्ष में हानि हो गया हो, मान लेते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो किसी भी व्यक्ति को इंसॉल्वेंट तभी घोषित किया जाता है जब वो कह दे अपने मुंह से कि हम अब लोन चुकाने में असमर्थ हैं, ठीक है, यानी आई एम नॉट एबल टू टेक ऑल टाइप्स ऑफ लोन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि असमर्थता जब आ जाता है तो इसी को इंसॉल्वेंट बोल देते हैं, दिवालिया बोल देते हैं। तो इसका एक बहुत बड़ा चैप्टर है, उतना भी पढ़ना नहीं है आपको। तो 10 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर, वह व्यवसाय यानी वह बिजनेसमैन जो कि समान प्राप्ति, ठीक है, नॉर्मल रिसिप्ट से ऋण लिया और वो भुगतान करने में असमर्थ हो तो वो दिवालिया घोषित हो जाता है, यानी उसको इंसॉल्वेंसी घोषित कर दिया जाता है। और इसमें 3 प्रमुख बात होता है कि जो पहना हुआ कपड़ा हो, और जो शादी में मिलता है सोना चांदी 2, और एक चीज और मतलब कपड़ा और बर्तन, ये 3 चीज छोड़ करके हर एक चीज उसका जो भी संपत्ति है उसको नीलाम करके कर्जदार को चुकाया जाता है, ठीक है। ये है इंसॉल्वेंसी, दिवालिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, संयुक्त पूंजी कंपनी में व्यापार का स्वामी कौन होता है? ज्वाइंट जो कैपिटल कंपनी हुआ उसमें व्यापार का स्वामी कौन होगा? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर एक व्यक्ति, दूसरा है साझेदार, तीसरा है अंशधारी और चौथा है प्रबंधन। तो 11 का सही आंसर हो जाएगा जो भी कंपनी का शेयर खरीदता है, ठीक है, इक्विटी शेयर जो खरीदता है या डिवेंचर खरीदता है वही अंशधारी जो है संयुक्त पूंजी कंपनी का मालिक होता है, ठीक है। तो 11 का सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर अंशधारी। 12 है साझेदारी फर्म में स्वामी होता है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर एक व्यक्ति, दूसरा है सभी साझेदार, तीसरा है प्रबंधन और चौथा है अंशधारी। तो पार्टनरशिप में यानी साझेदार में जो कि 1932 में आया था इसका एक्ट, तो इसमें सभी पार्टनर जो होते हैं वो स्वामी होते हैं, ठीक है, जो जो उसमें अपना कैपिटल लगाया है। तो 12 का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर सभी साझेदार। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, लेखांकन की भाषा है। पहला नंबर वस्तु मात्रक, दूसरा है मुद्रा मात्रक, तीसरा है उत्पादन मात्रक और चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 13 का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर मुद्रा मात्रक। क्यों होता है मुद्रा मात्रक? क्योंकि अकाउंटेंसी मेनली डिपेंड ऑन बिजनेस और बिजनेस चलता है पैसे से, इसलिए इसको मुद्रा मात्रक कहते हैं। 14 नंबर, एक चार्टर्ड लेखापाल यानी जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है जो शुल्क के बदले में लेखांकन की सेवा प्रदान करता है क्या कहलाता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर सार्वजनिक लेखापाल, दूसरा है निजी लेखापाल, तीसरा है आंतरिक लेखापाल, चौथा है सरकारी लेखापाल। तो 14 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर सार्वजनिक लेखापाल। इसमें निजी लेखापाल भी हो सकता है, सरकारी लेखापाल भी हो सकता है, लेकिन सार्वजनिक लेखापाल, ठीक है। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट कुछ शुल्क के बदले में काम कर रहा है उसको सार्वजनिक लेखापाल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में चालू दायित्व कौन सा है? करंट लायबिलिटीज कौन सा है आपको बताना है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 12% ऋण पत्र, दूसरा अंश पूंजी, तीसरा अधिक और चौथा अधिक मतलब होता है सरप्लस, ठीक है, चौथा है लेनदार। सरप्लस का मतलब क्या हो गया? जब आप थोड़ा अधिक कमा लें, मतलब जितना आप संपत्ति लगाएं उससे अधिक कमा लें तो इसको सरप्लस में दिखाया जाता है और सरप्लस ही बाद में प्रॉफिट का रूप ले लेता है, ठीक है। चौथा है लेनदार। बताइए 15 का सही आंसर हो जाएगा, बताइए क्या मैं ही बता देता हूं। तो 15 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4 लेनदार। लेनदार मतलब क्या हुआ कि बार बार ले रहा है, ठीक है, आपसे पैसा ले रहा है तो चालू दायित्व हो गया, यानी करंट लायबिलिटीज में आता है, ये रोज का ट्रांजैक्शन है। 16 है दोहरा लेखा प्रणाली की प्रथम अवस्था कहलाती है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर रोज नामचा, रोज नामचा का इंग्लिश होता है ट्रायल बैलेंस। क्या होता है? ट्रायल बैलेंस। दूसरा है खाता बही, तीसरा है आर्थिक चिट्ठा, आर्थिक चिट्ठा का इंग्लिश होता है बैलेंस शीट और चौथा है प्रारंभिक लेखा। तो 16 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर रोज नामचा। रोज नामचा क्या हो गया? ट्रायल बैलेंस, ठीक है, मतलब
बैलेंस कीजिए सारे जितने भी आपका ट्रांजैक्शन हुए उसको बैलेंस कीजिए, तो रोज नामचा में ये होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर होगा 17। हानियों तथा व्ययों को नाम कीजिए। नाम कीजिए का मतलब यहां होता है डेबिट कीजिए, ठीक है, और प्राप्ति और आयों को जमा कीजिए, ठीक है। रिसिप्ट्स और इनकम को क्या करना है, जमा करना है। यह कहां लागू होता है, तो आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर व्यक्तिगत खाता, इसको कौन सा अकाउंट बोलते हैं, पर्सनल अकाउंट, ठीक है। दूसरा है वास्तविक खाता, इसको रियल अकाउंट बोलते हैं। और तीसरा है नाम मात्र खाता, इसको नॉमिनल अकाउंट बोलते हैं इंग्लिश में। चौथा इनमें से कोई नहीं। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस जो है, मतलब लॉस और रिसिप्ट्स को कहां दिखाया जाता है, ये आप बताना है आपको। तो 17 का सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर, नाम मात्र खाता, जिसको नॉमिनल अकाउंट बोलते हैं। 18 बैंक अधिविकर्षक खाता है, यानी बैंक ओवरड्राफ्ट कहां पे आता है, यह व्यक्तिगत खाता में आता है, या वास्तविक खाता में आता है, या नाममात्र खाता में आता है, या इनमें से कोई नहीं। देखिए ये तीनों खाता जो है ना, आप सब 11th में पढ़े होंगे, पहला चैप्टर ही यही है, व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता, नाममात्र खाता, ठीक है। रूल्स था, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स, तो वही है ये तीनों। आपको बताना है बैंक ओवरड्राफ्ट कौन से खाता में आता है, तो 18 का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर व्यक्तिगत खाता, ठीक है, पर्सनल अकाउंट में ये आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है अदत्त वेतन है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका वास्तविक खाता में आता है, दूसरा है व्यक्तिगत खाता में, तीसरा है प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाता में, चौथा है नाममात्र खाता में। इन तीनों का इंग्लिश ऑलरेडी मैं बता चुका हूं आप सबको। तो अदत्त वेतन, आउटस्टैंडिंग सैलरी किसमें आता है, ठीक है। अदत्त मतलब बकाया होता है, ठीक है। तो 19 का सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर, प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाता में। 20 से पेटेंट अधिकार आता है। पेटेंट मतलब आप समझते हैं क्या होता है, जैसे कि आप कोई चीज बनाए उसका आप पेटेंट करना है कि दूसरा कोई कॉपी ना कर ले। तो ये अधिकार किस खाता में आता है, आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर अमूर्त वास्तविक खाता, दूसरा अमूर्त प्रतिनिधि खाता, तीसरा अमूर्त व्यक्तिगत खाता, और चौथा है मूर्त व्यक्तिगत खाता। तो 20 का सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर अमूर्त वास्तविक खाता में ये आता है पेटेंट का अधिकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं हम सब। थोड़ा समझाना पड़ता है तो वीडियो लंबा हो सकता है। 21 व्यक्तिगत खाते को कितने श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है, आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 3 भाग, दूसरा है 5 भाग, तीसरा है 2 भाग, और चौथा है 4 भाग। तो 21 का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर 3 भाग। 22 उपहार खाता है, मतलब आपको जो गिफ्ट मिलता है ये किस में आता है, आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर वास्तविक खाता में, दूसरा है अवास्तविक खाता में, तीसरा है अमूर्त खाता में, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो 22 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर वास्तविक खाता में, ये रियल अकाउंट में आता है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 23, 23वां प्रश्न, रोज नामचा जिसको ट्रायल बैलेंस बोलते हैं में लेन देन का लेखा करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर निक्षेपण, दूसरा है रोज नामचाकरण, तीसरा है अभिलेखन, और चौथा है खतौनी। तो 23 का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर रोज नामचाकरण। 24 मशीन की नगद खरीद पर निम्नलिखित में से कौन से खाते को डेबिट करना चाहिए, आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर कैश अकाउंट यानी रोकड़ खाता, दूसरा है मशीन खाता, तीसरा है खरीद खाता, चौथा इनमें से कोई नहीं। डेबिट करना है, आप मशीन खरीदें, नगद खरीदें, कैश दे करके खरीदें, तो 24 का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर रोकड़ खाता। देखिए आप मशीन खरीदे, क्या खरीद के, मतलब क्या यूज करके किए, तो आप कैश यूज किए, यहाँ पे नगद खरीदे इसलिए रोकड़ खाता हो गया, ठीक है। उधार खरीदते तो फिर ये लोन में चले जाता है, यहाँ पे आपका रोकड़ खाता सही आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, पेटेंट कॉपीराइट और ट्रेडमार्क है, आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर अमूर्त संपत्ति, दूसरा है निवेश, चौथा है वर्तमान संपत्ति, और तीसरा है वर्तमान संपत्ति, और चौथा है उपयुक्त सभी। तो 25 का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर अमूर्त संपत्ति। पेटेंट कॉपीराइट ट्रेडमार्क आपका संपत्ति है, लेकिन ये रियल संपत्ति तो नहीं है, ये अमूर्त संपत्ति है। क्या है, आप अगर किसी चीज का पेटेंट करते हैं तो वो आपका है, और आपका कॉपीराइट या ट्रेडमार्क ये भी आपका है, आपका ये कॉपी कोई नहीं कर सकता। अगर कोई कॉपी करता है तो कॉपीराइट आ जाता है, ठीक है, जैसे कि यूट्यूब पे भी आ जाता है। चलिए 26 किसी निश्चित अवधि के दौरान किसी व्यवस्था की बिक्रिया यानी क्रेडिट और कैश को कहा जाता है, आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर लेन देन, दूसरा है बिक्री मुनाफा, तीसरा है टर्नओवर, और चौथा है खरीद रिटर्न्स। तो 26 का सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर टर्नओवर, ठीक है। अगर आप टर्नओवर का मतलब क्या हो गया, आप 100 रुपया मान लेते हैं लगाए, ठीक है, कितना लगा रहे हैं 100, और आपका जो फर्म है या कंपनी है वो कमा के दिया 150, तो 50 रुपए का आपके पास क्या आया, टर्नओवर आया, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं टर्नओवर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 जर्नल में व्यवसाय लेन देन रिकॉर्ड किया जाता है, आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर उसी दिन का, दूसरा है हफ्ते में एक बार, तीसरा है महीने में एक बार, और चौथा है अगले दिन का। तो 27 का सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर उसी दिन का। जर्नल जो चलता है
वो डेली चलता है, ठीक है। जितना भी ट्रांजैक्शन हुआ वो डेली बही खाता में लिखना पड़ता है। 28 है, व्यापार में लेन देन के समर्थन में कोई लिखित प्रमाण कहा जाता है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट में पत्रिका, दूसरा है वाउचर, तीसरा है लेजर पोस्टिंग और चौथा है खाता बही। तो 28 का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर वाउचर, ठीक है, वाउचर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, 29वां प्रश्न, वह लेखा जो खर्च लाभ और हानि को रिकॉर्ड करता है क्या कहलाता है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर व्यक्तिगत लेखा, दूसरा है वास्तविक लेखा, तीसरा है अवास्तविक लेखा और चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 29 का सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर अवास्तविक लेखा, अनरियल अकाउंटिंग होता है ये। 30 है, व्यक्तिगत लेखा रिकॉर्ड करता है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर लाभ और हानि को, दूसरा है लेनदारों और देनदारों के बीच का लेन देन, यानी आप पर्सनल कोई भी अगर अकाउंटिंग करते हैं तो उसमें क्या क्या शामिल करते हैं आप, तो प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि को शामिल करते हैं, या लेनदार और देनदार क्रेडिटर्स और डेबिटर्स को शामिल करते हैं, तीसरा उपयोगी वस्तुओं से संबंधित लेन देन और चौथा उपयुक्त सभी। तो 30 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। यहां से भी 8 या 7 क्वेश्चन आपको ऑडिटिंग के मिलेंगे, ठीक है। चलिए अंकेक्षण ऑडिट को बोलते हैं, तो ऑडिट से भी कुछ प्रश्न हम सब इस वीडियो में देखते हैं हम सब। 31, किसी व्यापारिक संस्था के हिसाब संबंधी पुस्तकों के निरीक्षण को क्या कहा जाता है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर अंकेक्षण, दूसरा है प्रमाणन, तीसरा है सत्यापन और चौथा है जांच। तो 31 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर अंकेक्षण। 32 है, अंतर्राष्ट्रीय अकाउंटेंट संघ की स्थापना कब की गई। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 1974 में, दूसरा है 1975 में, तीसरा है 1977 में और चौथा है 1978 में। तो 32 का सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर 1977 में, ठीक है, 1977 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 33 नंबर होगा आपका। कुछ एक्ट्स देखते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट्स की स्थापना कब हुई। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 11 मई 1880, दूसरा है 12 मई 1885, तीसरा है 11 मई 1879 और चौथा है 13 मई 1800। तो 33 का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर 11 मई 1880। 34, चार्टर अकाउंटेंट्स एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 1948, दूसरा है 1949, तीसरा है 1950 और चौथा है 1951। तो 34 का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर 1949। ये सारा जो इंपॉर्टेंट ये फैक्ट्स है इसको जरूर याद रखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर होगा आपका 35वां, निम्नलिखित में कौन अंकेक्षण का प्रकार है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर वैधानिक अंकेक्षण, दूसरा है निजी अंकेक्षण, तीसरा है सरकारी अंकेक्षण और चौथा उपयुक्त सभी। तो 35 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। 36 है, बैंकों का अंकेक्षण होता है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर बैंकिंग रेगुलेशन अधिनियम 1949, दूसरा है बीमा अधिनियम 1938, तीसरा है बिजली पूर्ति अधिनियम 1948 और चौथा है भारतीय कंपनी अधिनियम 1912, ठीक है, सॉरी 1913 होगा यहाँ पे। 36 का आंसर आप सब बताएंगे, तो 36 का आंसर हो जाएगा पहला नंबर बैंकिंग रेगुलेशन अधिनियम 1949। और बैंक का यानी आरबीआई का राष्ट्रीयकरण जो हुआ था ये 1949 में ही हुआ था। और आरबीआई का स्थापना कब हुआ था, 1 अप्रैल 1935 को। और इसका स्थापना किस एक्ट के तहत हुआ था, तो आरबीआई एक्ट 1934 के तहत हुआ था, ठीक है। चलिए 37 नंबर देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर होगा आपका 37, 37वां प्रश्न, आर्थिक चिट्ठा बनाया जाता है यानी बैलेंस शीट कब बनाया जाता है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर एक विशेष अवधि के लिए, दूसरा एक विशेष तिथि पर, तीसरा संपूर्ण वर्ष के लिए और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो 37 का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर एक विशेष तिथि पर। देखिए पूरे संपूर्ण वर्ष का जो भी ट्रांजैक्शन होता है वो एक दिन ही बनाया जाता है, जिसको आप सब नाम सुनते होंगे अपने घरों में कि मार्च क्लोजिंग चल रहा है। तो मार्च क्लोजिंग में क्या करता है, यही बैलेंस शीट का ही निर्माण किया जाता है। तो एक विशेष तिथि में एक दिन ही प्रॉपरली सारा एक साल का ट्रांजैक्शन देखा जाता है। तो 37 का सही आंसर हो गया दूसरा नंबर। 38 है, कंपनी अधिनियम के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसका विस्तृत प्रारूप दिया गया है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर निर्माण खाता, दूसरा है लाभ हानि खाता, तीसरा आर्थिक चिट्ठा और चौथा इनमें से सभी। तो 38 का सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर आर्थिक चिट्ठा यानी बैलेंस शीट। चलिए आज के प्रैक्टिस सेट का आखिरी 2 क्वेश्चन, अगले टेस्ट में हम सब 60 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। 39, जो अंकेक्षण विधान के अंतर्गत अनिवार्य होता है वह कहलाता है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर वैधानिक अंकेक्षण, दूसरा है पूर्ण अंकेक्षण, तीसरा है चालू अंकेक्षण और चौथा है कर अंकेक्षण। तो 39 का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर वैधानिक अंकेक्षण। 40 है, प्रमाणक यानी वाउचर संबंधित है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर नगद रसीद से, दूसरा नगद भुगतान से, तीसरा उधार लेन देन से और चौथा उपयुक्त सभी से। तो 40 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी से। तो ये था बिहार लेखपाल भर्ती 2024 अकाउंटेंसी प्रैक्टिस सेट नंबर 1। इसका एग्जाम 3 जुलाई से शुरू हो रहा है।
तो अगले 12 दिनों में हम सब टोटल 600 से लेकर के 700 क्वेश्चन अकाउंटेंसी का करेंगे और लगभग 200 से लेकर के 300 क्वेश्चन बिहार पंचायती का करेंगे। और अकाउंटेंसी के अंतर्गत ही हम सब ऑडिटिंग और टैक्सेशन को अच्छे ढंग से पढ़ लेंगे और कुछ करंट अफेयर्स का भी मैं इसमें इंक्लूड कर दूंगा, ताकि जो भी अभी रिसेंटली बजट जो 2023 और 24 का आया है उसमें जो भी टैक्सेशन से रिलेटेड स्लैब है उसको हम सब देख लेंगे इसी में। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पे नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो ज्वाइन टेलीग्राम चैनल, लिंक इन डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, वहां से जाकर के आप ज्वाइन करें और आराम से डाउनलोड हो जाता है वहां से पीडीएफ। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो ये वाला कैसा लगा नीचे कॉमेंट करके जरूर आप सब बताएंगे।